नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आश्रम के भोजन लय में। अब तक आप लोगों ने सुना कि आश्रम के गेट पर मुसीबत आ गई थी, जिसका सॉल्यूशन बड़े महंत ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो हर्षवर्धन बोला कि हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। यह सुनकर बड़े महंत उससे पूछते हैं, क्या करना होगा? तो हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए। इतना बोलकर वह सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर बोला है, बाहर तकरीबन कितने लोगों की भीड़ होगी? तो वह सिक्योरिटी गार्ड कुछ सोचते हुए बोला, तकरीबन 60 से 70 लोग होंगे। उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम तो नहीं है। तभी हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, और मुझे यह बताओ कि बाहर के राज्य से जो पुलिस की टीम आई है उसमें कितने लोग हैं? तो सिक्योरिटी गार्ड गंभीर आवाज ने बोला, वह लोग तकरीबन 20 या 25 हैं। यह सुनकर हर्षवर्धन सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर बोला, ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। इतना बोलकर वह उसे कुछ समझाने लगा। उसकी पूरी बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में भी चमक आ गई। इतना बोलकर हर्षवर्धन बड़े मेहनत की ओर देखकर आगे बोला, और आप एक काम कीजिए, मुझे यहां के सबसे बेस्ट फाइटर की एक टीम दीजिए, लेकिन उनके कपड़े बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, जो आम आदमी कपड़े पहनते हैं। बड़े महंत भी ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बोले, ठीक है, मैं कुछ लोगों को भेजता हूं। इतना बोलकर वह सभी लोग वहां से चले गए। गेट के पास दूसरी ओर आश्रम के गेट के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। यह गेट भी पुरातन काल से इंस्पायर था। यह बड़ा सा लकड़ी का गेट था, जिससे पत्थर की दीवार के आगे बनाया गया था, और उस पर बहुत सारी खुशबूदार फूलों वाली बेल लगाई गई थी, जिसे दिखने में यह किसी फूलों का गेट नजर आ रहा था। सामने का आंगन भी दोनों ओर से लाइन में फूल लगाए हुए थे, और बाहर बड़ा सा ग्राउंड था। सिक्योरिटी की वजह से चारों ओर गार्ड साथ में बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े थे, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म पहनाया था और बेज भी पहन रखा था, जो इस आश्रम का मुख्य गेट था। ऐसे ही आश्रम में बहुत सारे गेट थे, लेकिन ज्यादातर मुख्य गेट का ही इस्तेमाल बाहर जाने और आने के लिए किया जाता था। बाकी सारे गेट बंद ही रहते थे, और अंदर के लोग ही कभी कभार लोगों से बचने के लिए या फिर बाहर के लोगों की नजरों में ना आने के लिए दूसरे छोटे गेट का इस्तेमाल करते थे। सामने का नजारा कुछ इस तरह का था कि वहां पर कई सारे गांव के लोग आए हुए थे, क्योंकि इस आश्रम के पास छोटे छोटे गांव बसे थे। वह गांव भी बिल्कुल उसी तरह के थे जैसे पहाड़ों के ठंडे बर्फीले रास्तों में होते थे। उन लोगों का पहनावा मोटे मोटे भेड़ बकरियों के चमड़े के कोट और काफी अलग किस्म का था। उनका पहनावा ही यह बता देता था कि वह लोग यहीं के हैं। पुलिस की टीम भी अपने यूनिफॉर्म पर बड़े बड़े कोट डालकर आए थे, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी और बर्फ भी पड़ रही थी। इन सब की भीड़ के आगे राजेश कपूर खड़ा था। वह अभी भी उस सिक्योरिटी हेड से बहस कर रहा था कि मुझे अंदर जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वह पुलिस कर्मचारी भी राजेश कपूर का साथ देते हुए उस ऑफिसर को धमका रहे थे कि आप इल्लीगल काम में इस आश्रम के लोगों का साथ दे रहे हैं, और आप लोगों की वजह से ही यहां अंदर इतनी गैर कानूनी काम हो रहे हैं। वहीं उसकी बात सुनकर भीड़ में आक्रोश और बढ़ गया। कोई चिल्लाकर बोला, सच में यह आश्रम कितना घटिया है, बस यहां पर नाम के लिए लोगों का इलाज होता है। तभी वहीं के पास के गांव का एक इंसान बोला, तुम अपना मुंह बंद रखो हेले, तुम्हें क्या पता कि यह आश्रम कितना अच्छा है। यहां पर जीने वाले हर इंसान का जीवनदान इसी आश्रम पर टिका है। यहां पर आने पर हमें बड़े से बड़े दर्द का इलाज मिल जाता है, और तुम हमारे आश्रम पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। तभी एक आदमी आगे बोला, यह बस एक घटिया आश्रम है। तभी दूसरा आदमी बोला, सही बात है, तुम लोगों की आंखों पर बस इस आश्रम के लोगों की पट्टी बंधी हुई है। तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि यहां पर किसी लड़की को किडनैप करके रखा गया है, और एक बाप अपनी बेटी को पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तभी भीड़ से एक मास्क पहना हुआ आदमी आगे आते हुए चिल्लाकर बोला, अगर इस आश्रम में किसी को पकड़कर रखा गया था तो आज तक पता क्यों नहीं चला?
और तुम लोग कह रहे हो कि यहां किसी को अगवा करके रखा गया है। तो फिर यह आदमी इतने सालों तक कहां था, जो अपनी बेटी को आज इतने सालों के बाद लेने आया है? पूछो जरा इसे कि यह यहां क्यों आया है। तभी दूसरा आदमी उसमें आगे जोड़ते हुए बोला, हाँ हाँ, सही बात है, मुझे तो इस आदमी की नीयत पर ही खोट नजर आ रही है। इसने कहा कि इसकी बेटी यहां पर बंधी है, और थोड़ी देर पहले वह इंस्पेक्टर कह रहा था कि वह लड़की यहां पर 7-8 सालों से है, या फिर उससे भी ज्यादा वक्त से। तो क्या यह आदमी 8 सालों से अपनी बेटी को यहां पर देखने के लिए नहीं आया? और अगर ऐसा ही है तो आज क्यों यह उसे लेने आया है? जरूर इसका ही कोई स्वार्थ होगा। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, मुझे तो यह आदमी कहीं देखा देखा सा लग रहा है, मैंने इसे जरूर कहीं देखा है। तभी जिन लोगों को राजेश कपूर ने हायर किया था, उनमें से एक आदमी बोला, बकवास कर रहे हो तुम लोग, बस इस आश्रम की मोह माया में यह सब कुछ बोल रहे हो। इस आश्रम वालों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है और वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मोड़ लेगी यह लड़ाई? और क्या इस आश्रम का अंत है? आगे क्या प्लान करेगा हर्षवर्धन आश्रम के गेट के बाहर? अब तक आप लोगों ने सुना कि गेट का माहौल काफी खराब था। वहां पर सभी लोग आश्रम पर इल्जाम लगा रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी पीछे से चिल्लाकर बोला, मुझे याद आ गया यह आदमी कौन है। इस आदमी का नाम राजेश कपूर है और यह बहुत घटिया इंसान है। इसने अपनी पहली बीवी की बेटी को मरने के लिए कहीं छोड़ दिया और अपनी सौतेली बेटी को उसकी जगह दे दी, ताकि अपनी पहली बीवी की सारी प्रॉपर्टी और जायदाद अपनी घटिया दूसरी बेटी को मिल जाए। यह सुन भीड़ में हकचन होने लगी। तभी राजेश कपूर का आदमी बोला, तुम्हें कैसे पता? झूठ क्यों बोल रही हो? वो आदमी वापस गुस्से में बोला, मुंबई में यह बहुत फेमस है, मैं वहीं से अपना इलाज करवाने आया हूं। वही ये सब कुछ सुनकर भीड़ के अंदर आक्रोश और बढ़ गया, और उस इंसान की पूरी बात सुनकर दूर खड़े राजेश कपूर के कान भी खड़े हो गए। उसे डर था कि कहीं उसकी पूरी पोल ना खुल जाए। तो वह उस इंस्पेक्टर को इशारा करता है जो उसके साथ आया था। वह इंस्पेक्टर तुरंत उस आदमी के पास गया और उस पर गन तानते हुए उसे पढ़कर बोला, तुम अफवाह फैलाना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें अभी मार डालेंगे। एक पल के लिए तो भीड़ में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी थी। राजेश कपूर को भी लगा कि अब सिचुएशन उसकी काबू में है। तो वह उस सिक्योरिटी हेड से बोला, अभी भी वक्त है, हमें अंदर जाने दो और मुझे मेरी बेटी लौटा दो, वरना मुझे देर नहीं लगेगी इस आश्रम को बर्बाद करने में। यह सुनते ही भीड़ में से एक आदमी बोला, यह तो साफ साफ आश्रम को धमकी दे रहा है, लगता है कि इसमें पुलिस वाली को भी खरीद लिया है। तभी दो लोग आगे आए। उसके आगे आते ही एक इंसान को धक्का लगाता है। धक्का लगते ही उसके हाथ में जो कैमरा था वह नीचे गिर गया, क्योंकि वह यहां के आश्रम का वीडियो बनाकर पब्लिश करने वाला था। कैमरा नीचे गिरते ही एक आदमी बड़ी सी आंखें करके उसके कैमरा को उठाते हुए बोला, देखो देखो, ये तो यहां शूटिंग कर रहा है। जरूर यह हमारे आश्रम को बदनाम करना चाहता था। यह सभी उस आदमी की चाल है। इतना बोल वो राजेश कपूर की ओर इशारा करता है। तभी वो आगे बोले, जरूर इसके दिल में कोई खोट है। तभी एक आदमी भीड़ में से बोला, मुझे तो लगता है ये पुलिस भी बिक चुकी है। तुम सब लोग भी वीडियो बनाना शुरू कर दो, हम भी दुनिया को दिखाएंगे कि पुलिस वाले किस तरह से आम जनता को तकलीफ देते हैं। इतना कानून तो हमें भी जानते हैं। इतना बोलकर वह सभी लोग अपने फोन निकालने लगे। यह होते ही राजेश कपूर की आंखें बड़ी हो गईं और वह डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि सिचुएशन उसके बिल्कुल विपरीत जा रही थी। वह यहां की वीडियो बाहर पब्लिश करना चाहता था, लेकिन वह इस वीडियो को एडिट करके पब्लिश करने वाला था, जिसमें ऐसा दिखाया जाएगा कि एक बाप अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए किस तरह से आश्रम से विनती कर रहा है, और आश्रम कितना निर्दय है और कितना घटिया है, अंदर गैर कानूनी काम भी करता है ताकि इस आश्रम की बदनामी हो जाए। लेकिन अब मामला बिल्कुल उलट था। तभी वह पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही घमंड में आगे आते हुए एक आदमी के पैर पर गोली चलाते हुए गुस्से में बोला, सब लोग दूर हो जाओ, और खबरदार, किसी ने अपना फोन शुरू किया तो
और यहां का वीडियो बनाया तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग पुलिस वालों के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें पता भी है हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। उस पुलिस वाले की इस हरकत से तो पूरी भीड़ पीछे हट गई और डर के मारे कांपने लगी। वही जिस आदमी को गोली लगी थी वह जमीन पर गिरकर अपना पैर पकड़ लेता है। यह देखकर तो अंदर सीसीटीवी रूम में बैठा हुआ हर्षवर्धन भी गुस्से में दांत पीस लेता है। वह दांत पीसते हुए बोला, लगता है इन लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। तभी जो सिक्योरिटी हेड वहां खड़ा था वह गुस्से में उसे पुलिस वाली को देखते हुए बोला, तुम जानते हो कि तुम नेशनल सिक्योरिटी के सामने किसी पर गन फायर कर रहे हो और उसका अंजाम क्या होगा। वह पुलिस वाला भी घमंड में बोला, तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों को बस इस घटिया से आश्रम की चौकीदारी पर रखा गया है। तुम बस नेशनल सिक्योरिटी का वह कचरा हो जो वहां कोई काम नहीं आया तो बस यहां पर फेंक दिए गए हो। यह सुनकर उस सिक्योरिटी गार्ड को इतना गुस्सा आया कि उसका मन कर रहा था कि वह इस पुलिस वाले को मार दे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को अपने एथिक्स के लिए जाना जाता था। वह कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसे देश का नाम डूबे या फिर देश का नाम बदनाम हो। उसने गुस्से में मुठिया करते हुए बोला, तुम जानते हो इस कार्य का क्या होगा। वह पुलिस वाला घमंड से आगे बोला, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें यहां पर उस लड़की को लाने के लिए ही भेजा गया है। नेशनल सिक्योरिटी भी समझ गई कि जरूर इन सब के पीछे कोई और है या फिर कोई बड़ा आदमी इसे सपोर्ट कर रहा है। तभी राजेश कपूर को भी थोड़ी राहत मिली और वह गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोला, अब मैं भी देखता हूं कि तुम लोग मुझे कैसे रोकते हो। मैं अंदर जाकर रहूंगा। इतना बोलकर वह सभी पुलिस वालों को बोला, चलो हमारे साथ, हम अंदर जाकर मेरी बेटी को वापस लाते हैं। इतना बोलकर वह आगे बढ़े। उन सभी सिक्योरिटी गार्ड ने एक लाइन में खड़े होकर उन लोगों को रोकने के लिए आगे डंडे कर दिए ताकि वह लोग अंदर ना जा सके। लेकिन वह पुलिस वाले बेरहमी से अंदर जाने के लिए उन सबको धक्का देने लगे। उनमें से एक पुलिस वाला तो इतना घटिया था कि उसने अपने हाथ से एक चाकू निकाला और उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पर जोर से वार कर दिया। यह देखकर तो हर्षवर्धन गुस्से में मुठिया कस लेता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड भी गुस्से में अपने गन निकालकर उन पुलिस वालों पर दान देता है। पुलिस वाले भी जानते थे कि यह लोग फायर नहीं करने वाले, लेकिन अब उन लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और भीड़ में से कई लोग ऐसे थे जिन्हें गुस्सा आ रहा था। उनका बस चलता तो वह अभी इन पुलिस वालों को मजा चुका देते। क्या राजेश कौर होगा अपनी चाल में कामयाब? आश्रम के गेट पर अब तक आप लोगों ने सुना कि वह पुलिस वाले दादागिरी करते हुए एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से वार कर देता है और यह देखकर पूरी भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई और सभी सिक्योरिटी गार्ड को भी गुस्सा आ रहा था। वह लोग कोई कमजोर नहीं थे, वह लोग भी सामने पलट का जवाब दे सकते थे, लेकिन बिना वजह उन लोगों को फायर करने की इजाजत नहीं थी। वह लोग बस यहां की सिक्योरिटी के लिए थे और आज तक यहां पर कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ था। हर किसी को यहां के लोगों की पावर पता थी। कोई भी इतना बदतमीज या इतना घटिया नहीं आया था जो उन लोगों की इस तरह से बेइज्जती करे या फिर उन पर वार करें। ये पहले ऐसे पुलिस वाले थे जो उनको इतनी हिम्मत दिखा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यहां पर बस सभी लोग हवा में बातें करते थे। इस आश्रम के पास कोई ताकत नहीं है, बस थोड़ी सी दवाइयों की नॉलेज है। वह आराम से इस आश्रम को झुका सकते थे और उस आश्रम के लोगों को अपनी औकात दिखा सकते थे। और यह सब कुछ होने के बाद राजेश कपूर को भी यही गलतफहमी हो रही थी। लेकिन उन सबकी उम्मीदों को तोड़ते हुए भीड़ में हल्ला और बढ़ गया। भीड़ में से एक आदमी आगे आते हुए राजेश कपूर के भेजे आदमी यो में से एक आदमी को गुस्सा मारता है। उस इंसान ने पूरी तरह से खुद को छुपाया हुआ था, लेकिन उसका वार इतना पावरफुल था कि वह इंसान 1 फुट हवा में उछालकर दूर जाकर गिरता है। यह देखकर भीड़ में और तबाही मचने लगी। हर कोई एक दूसरे को पीटने लगा। तभी वहां पर आश्रम के ही एक शिक्षक, जो आश्रम में ही शिष्य को नॉलेज दिया करते थे, वह आगे आते हुए थोड़े गंभीर आवाज में उस भीड़ को देखते हुए बोले, जो भी लोग आसपास के गांव के हैं और हमारे आश्रम के लिए यहां आए हैं, उनसे मेरी विनती है
कि वह लोग पीछे हट जाएं। हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी तरह की चोट लगे हमारी वजह से। वही उस गुरुजी की बात सुनकर भीड़ में से एक आदमी बोला, आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, हम इन सबको सबक सिखाएंगे। इन लोगों की इतनी हिम्मत की ये लोग हम पर और हमारे आश्रम पर इतनी घटिया एग्जाम लगाएं और हम पर हमला भी करें। इतना बोलकर भीड़ में और आक्रोश बढ़ गया। वहीं यह सब कुछ होता देख उन पुलिस वालों की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि वह लोग ज्यादा नहीं थे और भीड़ काफी ज्यादा बड़ी थी और गुस्से में भी। तभी वह लोग जिन्हें राजेश कपूर ने हायर किया था, उनमें से एक आदमी एक हथियार निकालकर सामने वाले दूसरे इंसान पर वार करता है। यह देखकर भीड़ में से ही एक इंसान की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह तुरंत आगे जाकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। उसने हथियार से वार कर दिया था, जिसकी वजह से उसके हाथ पर चोट लग गई। हालांकि उसके मुंह से हल्की सी भी आ नहीं निकली, जैसे यह चोट उसके लिए मामूली हो, लेकिन यह देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। चलिए, मैं आपको उस इंसान के बारे में बता देता हूं। दरअसल उस भीड़ में हर्षवर्धन के कहने से कई सारे आश्रम के ही शिष्य मिल गए थे, लेकिन उसमें आम कपड़ों में खड़े वह शिष्य थे जो वहां पर कुंग फू और कराटे की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। और यह सब कुछ हर्षवर्धन ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसे पता था कि भीड़ जरूर कभी ना कभी बेकाबू होगी। और अगर भीड़ में खड़े गांव वालों को सुरक्षित रखना है और अगर हमें गांव वालों को बचाना है, तो भीड़ में उन लोगों की ताकत ज्यादा होनी चाहिए, वह भी छुपी हुई ताकत। इसलिए हर्षवर्धन ने गुरुजी से शिष्य मांगे थे, ताकि भीड़ को काबू कर सके और भीड़ की सुरक्षा कर सके। कुछ ही वक्त में लड़ाई में लड़ रहे शिष्यों को पता चल गया कि कौन से गांव वाले हैं और कौन से लोग दुश्मन की ओर से भेजे गए हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी खासियत है। गांव वाले पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आम लोग थे, हालांकि कि उनकी शारीरिक स्ट्रेंथ कम नहीं थी। वह इतनी ठंडी और इतनी खतरनाक वातावरण माहौल को संभाल सकते थे और यहां सरवाइव कर सकते थे। इसका मतलब उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन उनके पास लड़ने की कोई कल नहीं थी। वह लोग बस अपनी आम जिंदगी जीते थे। इसीलिए जब वह लोग लड़ते थे तो उनमें काफी बचकाना पर नजर आता था। वही राजेश कपूर जो यहां अपने साथ लोग लाए थे, वह कई सारे उसके गॉड्स थे और बाकी के गुंडे जैसे लोग थे जिसको उसने पैसे देकर हायर किया था, और वह लोग लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर थे। इसीलिए स्टूडेंट ने बहुत जल्द गांव वालों और उन दुश्मनों के बीच का अंतर समझ लिया और उन लोगों ने एक ऐसी स्ट्रेटजी रणनीतियां बनाई जिसमें लड़ते लड़ते उन लोगों ने सभी गांव वालों को पीछे की ओर कर दिया और वह लोग आगे आकर एक दीवार की तरह उन लोगों से लड़ने लगे। दिखने में सिर्फ इतना ही नजर आ रहा था कि बस दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो रही है। किसी ने इस लड़ाई में पैटर्न नजर नहीं आई, लेकिन भीड़ में हर्षवर्धन यह सब कुछ देख रहा था और उसे इस आश्रम के शिष्यों की स्टेटस समझ आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि यहां पर लोग शिक्षा के साथ इंसानियत और इंसानों के सुरक्षा के बारे में भी सोचते हैं। हर्षवर्धन ने तुरंत अपने हाथ से वॉकी टॉकी निकाला और एक गंभीर आवाज में बोला, आ जाओ। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। कौन थे वो लोग जिसको आश्रम में भेजा गया था, और क्या यह लोग आश्रम की रेप्यूटेशन बचा लेंगे और आगे कैसे अनाया अपने पिता का सामना करेगी? आश्रम के गेट के बाहर। अब तक आप लोगों ने सुना कि आश्रम के गेट के बाहर काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आश्रम के शिष्य जो भीड़ में थे, वह लोग हालत संभाल लेते हैं। तभी हर्षवर्धन किसी को फोन करके बुलाता है। थोड़ी ही देर में वहां पर कई सारे कार आई और एक झटके से ब्रेक लगाकर रुकी। इतनी ज्यादा कारों की इतनी स्पीड में रुकने से एक जोर की आवाज आई। सभी लोगों का ध्यान उस ओर जाता है तो उन कार में से बड़े बड़े हथियार लिए हुए, मास्क पहने हुए कई सारे आदमी निकलते हैं। उनमें से किसी भी आदमी का एक नाखून तक नजर नहीं आ रहा था। चेहरे पर भी उन लोगों ने गॉगल्स पहने थे और सिर से पांव तक उन लोगों ने खुद को ढका हुआ था। वह लोग अंदर आते हैं। उन लोगों के आसपास का ओरा भी इतना खतरनाक था
कि जैसे अगर उनके सामने कोई आया तो वह उन्हें मार देंगे। वही भीड़ में जो लड़ाई चल रही थी, वह लोग भी कभी एक दूसरे को देखते तो कभी वहां आए लोगों को देखते। उन लोगों की आंखों में भी कंफ्यूजन था, क्योंकि वहां आई टीम काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। उन्हें नहीं पता था कि वह उनके दोस्त हैं या दुश्मन, लेकिन जैसे ही वह लोग वहां आए, उन लोगों ने उस एरिया को चारों ओर से घेर लिया। उन सब के हाथ में बड़ी बड़ी मशीनरी थी और भीड़ जो लड़ रही थी, वह इतनी बड़ी मशीनरी गन देखकर एकदम खामोश हो गई और दूर हटने लगी। वहीं वहां जो आम गांव के लोग थे, उन लोगों ने तो चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर राजेश कपूर और उसके साथ आए हुए पुलिस वाले अभी भी घमंड में थे। उन लोगों ने इस हालत को काफी ज्यादा अंडरस्टिमेट कर दिया था। उन लोगों को लग रहा था कि यह कोई आम सी गैंग के लोग हैं। उन लोगों ने तुरंत ही उस भीड़ पर काबू पा लिया और भीड़ के लोगों को एक लाइन में खड़ा करके एक साइड कर दिया और उन लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया। आश्रम के शिष्य तो अभी भी शांत थे, क्योंकि वह लोग हालात समझने की कोशिश कर रहे थे। वह गुंडे और वह गार्ड्स जो राजेश कपूर के थे, वह भी अपनी पहली नजर से इधर उधर देख रहे थे और वहां क्या चल रहा है उसे एनालाइज कर रहे थे। लेकिन आम पब्लिक जो आसपास के गांव से आई थी, वह पैनिक कर चुकी थी। हर कोई डर रहा था, चिल्ला रहा था। इससे साफ पता चल रहा था कि वह आम पब्लिक है। इसी बेसिस पर उन सभी गार्ड ने गन पॉइंट पर शोर करने वाली पब्लिक को एक साइड कर दिया। उनमें से एक औरत अपने सर पर एक हाथ मारते हुए दर्द भरी अंदाज में बोली, क्या कर रहे हो तुम लोग? कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों के मुंह में। तुम लोगों ने हम पर हथियार उठाए। तुम लोगों को तो इन सबको पकड़ना चाहिए था। उसकी इस तरह की बातें देखकर जो लोग अभी अभी वहां आए थे, उनमें से एक आदमी आगे आते हुए थोड़े कठोर आवाज में पूछता है, कौन लोग हो तुम और यहां पर तमाशा क्यों कर रहे हो? तभी एक औरत मुंह बिगाड़ते हुए बोली, दिख नहीं रहा तुम्हें? हम यहीं के गांव वाले हैं जो यहां आश्रम की मदद के लिए आए हैं। यह सुनकर उस आदमी के आगे छोटी हो गई और वह कड़क लहजे में बोला, इस तरह की मदद तुम लोग यहां झगड़ा कर रहे हो? तभी भीड़ में से एक और आवाज आई, झगड़ा हम नहीं, वह लोग कर रहे हैं। तुम लोगों ने सुना नहीं कि ये लोग आश्रम पर कितना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं और हमारे आश्रम को बदनाम कर रहे हैं। यह सुन वो नकाब पोश आदमी थोड़ा कड़क आवाज में बोला, चले जाओ यहां से, अगर जिंदा रहना चाहते हो। क्योंकि वह यहां पर बहस नहीं करना चाहता था। उसे तो बस यह कहा गया था कि आम पब्लिक को वहां से भेज दिया जाए, और वह यही कर रहा था। लेकिन गांव वाले आश्रम के लिए परेशान थे, वह जाने को तैयार नहीं थे। तो उन गार्ड्स में से एक आगे आया और गुस्से में उन लोगों के पैरों के पास धड़ाधड़ गोलियां चलने लगा। ऐसा करते ही वहां पर जमीन पर गट्ठे बनने लगे और वह गांव वाले आपस में ही चिल्लाकर एक दूसरे को पकड़कर पीछे हटने लगे। उन लोगों के आंखों में अब इतना डर भर चुका था कि वह लोग बेहोश होने की कगार पर थे। उनके डरे हुए चेहरे देख उनमें से एक आदमी दहाड़ते हुए गुस्से में बोला, चले जाओ, अगर जिंदा रहना है तो। अगर यहां रहे तो यह गोली अगली बार जमीन पर नहीं, तुम लोगों के सीने पर चलेगी। यह आखिरी मौका है। इतना सुनते ही वह सभी गांव वाले दुम दबाकर अपने गांव की ओर भागने लगे। उन लोगों ने अब एक भी बार आश्रम के बारे में नहीं सोचा। वहीं अंदर बैठा हुआ हर्षवर्धन यह सब कुछ देख रहा था। पीछे खड़े महंत भी यह सब कुछ देख रहे थे। वह थोड़े परेशान और नाराज भाव से हर्षवर्धन से बोले, क्या यह तुम्हारे लोग हैं? यह सुन हर्षवर्धन बिना किसी एक्सप्रेशन की बोला, हां तो। हर्षवर्धन की ऐसी बात सुन महंत बहुत गुस्से में उसे घूरते हुए बोले, तुमने गांव वालों पर गोलियां क्यों चलवाईं? हर्षवर्धन एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, आप ही चाहते थे कि आश्रम की रेपुटेशन खराब ना हो और यहां से कोई भी मामला बाहर न जाए। तो जाहिर सी बात है कि गांव वाले यहां जो भी हो रहा है वह न देख सकते। इसीलिए उसने गांव वालों को इतना डराया ताकि वह वापस लौटकर यहां न आए। वहीं अब बाहर के हालात हर्षवर्धन के काबू में थे। उसने पास खड़े हुए महंत से गंभीर आवाज में कहा, शिष्यों को वापस बुला लो, अब उनका काम खत्म हो चुका है।
क्योंकि अब बाहर जो होगा वह उनके देखने लायक नहीं है। यह सुनते ही महंत समझ गए कि बाहर जरूर कुछ खतरनाक होने वाला है। उसने तुरंत थोड़े दूर खड़े हुए एक शिष्य से कहा, सबको सिग्नल भेज दो वापस आने का। क्या आगे का प्लान है हर्षवर्धन का? और क्या होगा आगे राजेश कपूर का? आश्रम के गेट पर अब तक आप लोगों ने सुना कि बड़े महंत शिष्यों को अंदर बुलाने को कहते हैं। उनकी बात सुनकर पास खड़ा एक शिष्य बाहर गया और उसने हवा में एक रेड कलर का फायर क्रैकर फोड़ा। फायर क्रैकर की आवाज सुनते ही सभी शिष्यों का ध्यान उस ओर चला गया और आसमान में लाल धुआं देख उन सबकी आंखों में अजीब भाव आ गए। वह समझ गए कि उनके वापस जाने का यह सिग्नल है। वो लोगों ने तुरंत उस भीड़ से अलग हुए और उस आश्रम की ही दीवार से लगते हुए रास्ते से आगे बढ़ गए। वह लोग सीधे आश्रम में नहीं गए ताकि किसी को शक ना हो। वही सिक्योरिटी ने उन्हें रोका भी नहीं। तभी हर्षवर्धन वॉकी टॉकी पर सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, अब बाकी के लोग को पकड़ लो। इंस्ट्रक्शन मिलते ही सभी गार्डों ने एक साथ उन सबको पकड़ लिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ और ये सारे इंस्ट्रक्शन इतनी जल्दी मिले कि वहां खड़े राजीव कपूर और बाकी के पुलिस वालों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि यहां क्या हो रहा था और क्या हो गया। वहीं उन शिष्यों के अंदर जाते ही बाहर अब सिर्फ राजेश कपूर और उसके लोग ही खड़े थे और वहां आए लोगों को जरा सा भी वक्त नहीं लगा उन सबको गिरफ्तार करने में। थोड़ी ही देर में राजेश कपूर और पुलिस वालों ने और ग्रुप में जो कोई भी लोग राजेश कपूर के लिए काम कर रहे थे उन सभी को नकाबपोश आदमियों ने पकड़ लिया और वह उन सभी लोगों को लेकर कार में बैठ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वहां क्या हुआ। वह सिक्योरिटी हेड भी अभी भी कंफ्यूज था कि कोई इस तरह से इतनी जल्दबाजी में इन लोगों को लेकर कहां चला गया होगा। लेकिन बात अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी कि वह लोग कहां चले गए। वही दूसरी ओर उन सबको ले जाते ही हर्षवर्धन भी उसी तरह के पूरे काले कपड़े पहनकर आश्रम से बाहर जाने के लिए निकल गया। उसके साथ महंत भी गए क्योंकि वह अनाया को अपनी बेटी की तरह मानते थे और वह जानना चाहते थे कि आखिरकार हर्षवर्धन करने क्या वाला है उनके साथ। उनके कुछ गॉड्स भी गए थे जो उनकी सिक्योरिटी के लिए थे। आश्रम के नजदीक के विला में, दूसरी ओर आश्रम के थोड़ी दूर आए हुए एक विला में, जहां पर अनाया ने हर्षवर्धन की सिक्योरिटी को ठहरने की बात की थी, जहां एल पर पहले से ही उसकी पर्सनल सिक्योरिटी रुकी हुई थी जो अक्सर वहां की छानबीन के लिए रहती थी। दिखने ने यह जगह काफी खुफिया तरीके का विला था जिसमें कई सारे खुफिया कमरे थे, लेकिन यहां की हर चीज की देख रेख का काम ट्रेन गार्ड्स करते थे, जिसकी वजह से कोई भी विला के आसपास आने की हिम्मत नहीं करता था। इस विला के आसपास के 2 किलोमीटर का एरिया पहले ही खाली करवा दिया गया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि यह विला किसका है। लेकिन हां, सबको इतना अंदाजा आ रहा था कि यह जगह डॉक्टर ऐना की है, लेकिन आज तक कोई भी यह बात साबित नहीं कर पाया। लेकिन वहां की ट्रेड सिक्योरिटी देखकर कोई कुछ और करने के बारे में भी नहीं सोचता था। इस विला के एक अंडरग्राउंड कमरे में कई सारे लोगों को बांध कर रखा गया था और कुछ लोगों को मारा पीटा जा रहा था। उन सभी लोगों को बेहोश करके यहां लाया गया था, इसलिए वह लोग नहीं जानते थे कि यह जगह कौन सी है। वहीं इस विला के एक कमरे में उन पुलिस वालों को भी पकड़कर रखा गया था। उसके साथ राजेश कपूर भी था। हालांकि उन लोगों पर कुछ लोग गन तान कर खड़े थे, उन्हें बांध कर नहीं रखा गया था, लेकिन वह निगरानी में थे। थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन और महंत वहां पहुंच गए। हर्षवर्धन बिना किसी भाव के सबसे पहले उसे कमरे में गया जहां पर उन सभी गॉड्स और गुंडों को बंद करके रखा गया था जिसको राजेश कपूर ने हायर किया था। हर्षवर्धन के आते ही उन लोगों पर ठंडा पानी डालकर उन सबको होश में लाया गया था। वहां का माहौल इतना खतरनाक था कि उनमें से कुछ लोग तो डर के मारे कांपने लगे थे, क्योंकि वह लोग अब तक इतना तो समझ चुके थे कि यह कोई आम जगह नहीं है, ना ही उनके सामने खड़े हुए लोग कोई आम लोग हैं। उनमें से एक आदमी हिम्मत करके डरते हुए सामने खड़े हर्षवर्धन की ओर देखकर पूछता है, क्यों पड़ा है हमें और कौन हो तुम लोग? हर्षवर्धन एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला,
यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। किसके कहने पर आए थे और क्या कर रहे थे आश्रम के बाहर तुम लोग? वही हर्षवर्धन की बात सुनकर उन सबके चेहरे के भाव बदल गए। वह समझ गए कि उन लोगों को पकड़ लिया गया है। फिर भी एक आदमी डरते हुए बोला, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस वहां पर किसी को न्याय दिलाने आए थे। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गईं और अब तो उसे महंत के आंखों में भी हल्का गुस्सा नजर आने लगा था। वह घूरते हुए बोले, साफ साफ बताओ क्यों आए थे? क्योंकि तुम लोग वहां कोई न्याय दिलवाले नहीं आए थे। तुम लोगों ने 2 लोगों को घायल भी कर दिया। अब बताओ कि क्यों आए थे और किसके कहने पर आए थे, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी उनमें से जो गार्ड राजेश कपूर के पर्सनल गार्ड थे, उनमें से एक गार्ड आगे आते हुए हर्षवर्धन को पहचान लेता है और वह अपनी उंगली ऊपर करते हुए डर के मारे कांपते हुए बोला, आप तो मिस्टर रावत हैं। इतना बोलकर वह घुटनों पर बैठ गया। उसके सामने खड़ा इंसान एक लेजेंड, महान आदमी था। उससे भी ज्यादा इतना खतरनाक था कि बिजनेस की दुनिया में अच्छे खासे लोग उसके नाम से कांपते थे। वह डर के मारे हकलाकर बोला, आपने हमें क्यों पढ़ा है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो आपके खिलाफ कभी नहीं गए। उस आदमी की हकलाहट देख हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वह खतरनाक अंदाज में बोला, अभी भी वक्त है, बता दो क्या कर रहे थे वहां? क्या अनाया जान पाएगी इस कारनामे के बारे में? और क्या आगे नसीबत आएगी उनके आगे? आगे कैसी होगी पिता बेटी की पहली मुलाकात? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।